आज जेएचएमसी के नतीजों का दिन है। सभी को इंतजार है कि जेएचएमसी के नतीजे कैसे होंगे। सभी की नजरें लगी हैं। हैदराबाद में काउंटिंग जारी है और फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पोस्टल बैलेट में 85 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए और टीआरएस 29 सीटों पर, एमआईएम 17 सीटों पर, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर जो लीडर हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं फोन पर। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। आप फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, रुझान है ये, क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी बाकी रहेगा? किस तरह की मुहिम रही, कितने उम्मीद है आपको? अभी जो भी रिजल्ट आया है वो पोस्टल बैलेट से आया है। जी। इस बार पहला बार सीनियर सिटीजन को, फिजिकली हैंडीकैप्ड, दिव्यांगों को, अलग अलग लोगों के लिए मौका दिया है कि पोस्टल बैलेट लेने के लिए। जी। उसमें बहुत 80% जो पोस्टल बैलेट है वो बीजेपी के फेवरेबल में आया है। इससे आपको लगता है कि समाज में आज हैदराबाद सिटी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के मदद नाम है और सीनियर सिटीजन से बहुत सोच विचार करते हैं, जो खुद रिटायर्ड ऑफिसर है। ऐसा लोग यदि इस मत में आए कि इस बार बीजेपी को हमको जिताना चाहिए, तो लगता है कि ट्रेंड यही होगा। हम 4 से मिनिमम 40 के प्लस में हम इस बार मिनिमम तो जाएंगे। मुझको लगता है कि पहला बार साउथ में, इससे पहले बोलते थे कि ईवीएम से जीतते हैं, अभी ये ईवीएम नहीं बैलेट में चल रहा है। ईवीएम भी हम जीतते हैं, बैलेट में भी हम जीतते हैं। ये इस बार प्रतिपक्षों को, हमारा अपोजिशन इसको, ये भी हमको समझना चाहिए। और हैदराबाद में ऐसा एक माहौल बना था इलेक्शन में। चंद्रशेखर जी, बैलेट से आप मुतमईन हैं? आप सेटिस्फाई हैं बैलेट से ये इलेक्शन हुआ है? नहीं, हम तो ईवीएम से भी सेटिस्फाइड है, हम बैलेट से भी सेटिस्फाइड है। जो हमारे ईवीएम के ऊपर जो शक रखते थे ना, उसको समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बैलेट पे भी जीत सकता है। ये मैं कह रहा हूँ। जी। आप कह रहे हैं कि 4 से 40 तक आप पहुंचेंगे, लेकिन बंडी संजय कहते हैं कि हम मेयर बनाएंगे। तो क्या वाकई मेयर बनाने तक पहुंच सकते हैं आप आज के? 40 प्लस 40 प्लस में मैं बोल रहा हूँ। जी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कैसी तैयारी है आप लोगों की इस रिजल्ट को लेकर? हेलो, आपकी तैयारी कैसी है? क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? क्योंकि जहां पर आप 4 सीट पर थे, 40 तक आप जाने की बात कर रहे हैं, तो एक मौका मिला है साउथ में आपको इंटर होने का, एक बड़ी पार्टी बनने का। यार, पार्टी बनने का तो मौका तो पहले लोकसभा के चुनाव से शुरुआत हो गया था। लोकसभा चुनाव के समय में एक ही एमएलए था, हमारा 4 एमपी बना था। बाद में एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें हम जीते थे। और वहां से हमको लगा कि आज तेलंगाना की जनता टीआरएस पार्टी केसीआर के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की मदद में है। मेरा हमारा एक प्रमुख मुद्दा था कि एमआईएम पार्टी जो ओवैसी के मदद में जो जितना अच्छा गठबंधन केसीआर ने, टीआरएस पार्टी ने बनाया था, इसका खिलाफ आज हैदराबाद के जनता उसके खिलाफ है। क्योंकि जो इस्लामिक साम्राज्यवाद का बात जो करते हैं, इस्लामिक राष्ट्रवाद का जो बात करते हैं, ऐसा आदमी के खिलाफ जो गुस्सा के कारण, उसका गुस्सा जो उनका गठबंधन की जो नहीं, चंद्रशेखर जी, इस्लामिक राष्ट्रवाद किसने कहा? इस्लामिक राष्ट्रवाद किसने कहा है? जो निजाम नवाब ने पाकिस्तान से मिलने के लिए प्रयास किया था, हम अलग सा राज्य करने के, उसी लोगों का तो सक्सेसर है। लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई। आजादी होके 70 साल हो गए। जिस निजाम का आप हवाला दे रहे हैं, उसी निजाम ने सरकार की मदद की डिफेंस एकेडमी को। ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर उन्हीं चीजों को आप क्यों दोहराते हैं? बीजेपी से अक्सर यही सवाल हो रहा है कि आप लोग, केटीआर ने भी कहा कि आप डेवलपमेंट पर क्यों नहीं लड़ते? जेएचएमसी का इलेक्शन डेवलपमेंट पर हुआ है। हम तो एक तो ये भी मुद्दा हम बनाए थे, क्योंकि ये एमआईएम के मदद में जो जबरदस्ती मदद का गठबंधन था, वो भी इस पर मुद्दा तो हमको बना नहीं था। और उसके साथ साथ हम हैदराबाद का समग्र विकास के लिए हम जो मैनिफेस्टो हम निकाले थे, वो हैदराबाद के समग्र विकास के बारे में क्या था। जब अमित शाह जी आए थे, तब नड्डा जी आए थे, तब वो हमारा 90% इश्यूज तो हम विकासवाद के बारे में ही हम किया था ना। जी, लेकिन उस मुहिम में भी आपके लीडरों ने एमआईएम और बीजेपी को, एमआईएम और टीआरएस को ही जो है निशाना बनाया था। आप हर मुहिम में बात कर रहे थे कि टीआरएस और एमआईएम के गठजोड़ को हम तोड़ेंगे। वो तो हैदराबाद जो लोकसभा स्थान है, वहाँ जहाँ मुस्लिम अधिक है, वहाँ 15-20 हजार वोटों से एक डिवीजन बना है। और जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, 60 to 70,000 वोट से एक डिवीजन बना है। तो सब जो नाटकबाजी इसको करने के लिए जो
कांग्रेस जमाने से शुरुआत करके केसीआर भी ये कर रहा है ना, ये सबके खिलाफ आज आम जनता आवाज उठा रहे हैं ना। चंद्रशेखर जी एक अच्छी बात बताऊं, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, उसमें आप ऐसी जगह भी बढ़त बनाए हुए हैं जहां पर एमआईएम का गढ़ था। आप चाहे वो मेहदीपट्टनम की बात कर लें, ठीक है, कारवान की बात कर लें, ये ऐसे गढ़ है एमआईएम के, वहां पे भी आपको बढ़त मिल रही है, आप आगे हैं वहां पर। इसलिए हमारा राज्य सभापति बंडी संजय जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैदराबाद के जो अड्डा है, चार मीनार के बगल में जो महालक्ष्मी टेम्पल है, वहां से हमारा इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था ना। इसी के कारण जो प्रभाव पड़ा उसमें तो हिंदू, लगता है कि हिंदू भी इकट्ठा हुआ होगा उनके खिलाफ। टीआरएस और कांग्रेस लोगों ने भी हिंदू नेताओं को वहां एमआईएम के खिलाफ लड़ा के हिंदू वोटों को विभाजन करके जो ट्राई किया था ना, उसमें तो आज लोग यहाँ समझे हैं, इसीलिए इकट्ठा हो गए। उनके यदि इस्लामिक राष्ट्रवाद का बात वो करते हैं, हम भारतीय राष्ट्रवाद हम किया, तो उसमें तो एक माहौल तो बना होगा। नहीं, आप जब खुद कह रहे हैं कि इलाकों में जो हिंदू वोट है वो हमको मिले होंगे, फिर एमआईएम और या टीआरएस को आप मुस्लिम राजनीति पर आप उसको बना रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों में फर्क क्या रह गया? आप हिंदू की बात करेंगे, वो मुसलमान की बात करेंगे। हालांकि हमको तो देश बनाना है ना, हमको एक देश की बात करनी है। देखिए, भारतीय राष्ट्र में हिंदू विचारधारा में बहुत पहले से भी सब नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी का जो बड़ा नारा है वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। या आज भी वही है, आज भी वही है। तो आप इस स्लोगन पर कायम रहिए। मुस्लिम नेता, राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है, कई मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ है, एजुकेटेड मुस्लिम हमारे साथ है, जो कट्टरपंथी उनके साथ है। इसलिए आज नहीं तो कल राष्ट्रवाद के मदद में इस्लामिक वर्ल्ड भी आ रही है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं चंद्रशेखर जी, जो मुसलमान आपके साथ है वो मुसलमान है, जो दूसरी पार्टी के साथ है वो कट्टरवादी है। ऐसा नहीं, उसमें कट्टरपंथी का अपना कुछ व्यवहार भी होता है ना जी, कट्टरपंथी व्यवहार होता है। वहाँ दीपावली चलता है तो उसको नहीं करने देंगे, और वहाँ शांति का नहीं बना देंगे तो मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी में तो कभी अशांति तो होता ही नहीं है हैदराबाद में। जी चंद्रशेखर जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा। ये जीएचएमसी का इलेक्शन जो है, बेसिक जो मुद्दे हैं, आवाम की, जनता की जो जरूरत है, बेसिक नीड्स जो होती हैं, उस पर लड़ा जाता है। लेकिन जीएचएमसी का इलेक्शन आप लोगों ने नेशनल लेवल का बना दिया। केटीआर यही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि गली के इलेक्शन के लिए दिल्ली के नेताओं की क्या जरूरत है, क्या इश्यूज नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ है, तो उस पर बात की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व कभी भी भारतीय जनता पार्टी को गली गली में, पोलिंग बूथ में विकास करने के लिए पहले से उनका प्रयास है जी। और जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, उस समय भी पोलिंग बूथ भी, जब पोलिंग बूथ मेरा भूत जैसा मेरे ऊपर है, ऐसा राजनाथ सिंह जी कहते थे जी। भारतीय जनता पार्टी को जब लोकल बॉडीज में पार्टी यदि अच्छा नहीं होगी तो राष्ट्र में कैसा होगा, देश में कैसा होगा? ये तो सिंपल बात है। तो सिर्फ राष्ट्रीय नेता यहाँ आना, ये हमारा तेलंगाना का बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पर आगे बढ़ने के लिए, साउथ में बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए जो उनके पास जो कमिटमेंट है लीडरशिप का, वो इसको अपना उदाहरण सामने रखता है। चंद्रशेखर जी, एक तरह से ये आपके लिए एक ट्रायल है जीएचएमसी। आगे इलेक्शन पर इसका कितना असर पड़ेगा? आगे जो अगर असेंबली का इलेक्शन होगा, उस पर कितने असरात होंगे आगे इलेक्शन पर? भारतीय जनता पार्टी के मदद में लोग आना तो लोकसभा से ही शुरुआत हुआ था। सेकंड टाइम केसीआर ने अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाया था, बाद में लोकसभा में हमको 4 सीट मिला था, और एक बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें हम जीता था। अभी जीएचएमसी में हम 4 से 40 के पहले ऊपर तो हम जा रहे हैं। इसका अर्थ आम जनता का मदद हमारा फेवरेबल में आना शुरुआत हुआ है, यही हमारा बहुत मदद का कारण है। ये आपके लिए शुरुआत हो गई है? तो शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट टाइम 2023 में तो 100% हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स चंद्रशेखर जी, आपने हमसे बात की तफसील से कि एक शुरुआत है बीजेपी की, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उन्हें यकीन है कि तेलंगाना में बीजेपी आगे चलकर एक बड़ी जमात के तौर पर होगी। स्टेट में भी जिस तरह से वो मुल्क में बड़ी पार्टी और बड़ी पार्टी की एक सरकार बनी है, तेलंगाना में भी वो उभरेंगे इस इंतखाबात के बाद। लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं। नाजरीन को हम बता दें, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रुझान है, सिर्फ रुझान है, जिसमें टीआरएस 29, एमआईएम 17, बीजेपी 85 और कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं।
नतीजों का इंतज़ार है, ये सिर्फ रुझान है। अभी जो है काउंटिंग चल रही है, बड़ा अमल बाकी है। हो सकता है हमें 12 साढ़े 12 के बाद एक बजे के करीब कुछ नतीजे मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन अभी रुझान आ रहे हैं जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार कि 29 टीआरएस, 17 एमआईएम, बीजेपी 85 और कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी के लिए एक मौका है, जिस तरह से मुहिम चलाई गई इंतखाबात में, तमाम बड़े लीडर आपने देखा ही होगा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी सदर हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लीडरों ने धावा बोला था, हमला बोला था जीएचएमसी इंतखाबात में हैदराबाद पर कि वो टीआरएस को पीछे ले जाना चाहते हैं, वो अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं। वजह यही थी कि 4 एमपी सीट जीते हैं बीजेपी ने और एक एमएलए की सीट रही असेंबली इंतखाबात में, एक बड़ी हार हुई थी। तो वहीं दुबाका में जिस तरह से उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात जीता, उसके बाद से लोग बीजेपी को लगा कि यहाँ पर हमारे लिए राह हमवार हो सकती है कि एक सीट दुबाका की, जिसमें टीआरएस के लीडर के इंतकाल के बाद वहाँ पर उनकी अहलिया को सीट दी गई, ऐसे में संपत्ति मिलनी चाहिए थी। उस जगह पर भी बीजेपी अगर जीतती है तो वाकई एक सवालिया निशान खड़ा होता है टीआरएस पर कि ऐसी सीट उन्होंने हारी है जो कि खुद उनकी रही सीट। और इस वक्त आइए हमारे साथ डीके अरुणा हैं, कौमी तर्जुमान उनको बनाया गया है। डीके अरुणा जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। जिस तरह से मुहिम चलाई है मैडम बीजेपी ने, उसके परिणाम आपको लगता है कि दिखाई दे रहे हैं? 85 पर आप लीड कर रहे हैं अभी। हाँ। जी हेलो हेलो हेलो। बहुत अरुणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? बहुत लो आ रही है आपकी आवाज, बहुत चलिए लो आ रही थोड़ा सा आवाज बढ़ा लें प्रोडक्शन। मैं मैडम ये जानना चाहता हूं कि आपने भी काफी धुआंधार तकरीर की थी, बड़े जलसों में काफी आपने बहुत बातें की थी। हालांकि आप कांग्रेस से बीजेपी में गई, बहुत अजीब व गरीब सियासी मंजर रहा है, लेकिन जीएचएमसी इंतखाबात में क्या लगता है कि बीजेपी की तेलंगाना में एक तरह से बेहतर शुरुआत होने जा रही है? जरूर जरूर जरूर। ये दुब्बाके से शुरू हुआ, अभी जी। जीएचएमसी में वही हाल है। हम जैसे पहले से बता रहे कि हैदराबाद में भी हम लोग बहुत अच्छा सीट जीतेंगे, जी क्योंकि लोग पूरा चेंज चाह रहे हैं। हैदराबाद के लोग पूरा चेंज चाह रहे जी। हैं, पूरा तेलंगाना के पीपल भी लुकिंग फॉर ए चेंज। तो हम यही बता रहे थे कि पहले से हैदराबाद में भी लोग पूरा बीजेपी की तरफ है। हर जगह हम लोग, जहां हम लोग गए थे डिविजन्स में कैंपेन के लिए, तो लोग इतने रिस्पांस, इतनी और एकदम पॉजिटिव रिस्पांस रहता था जी। तो हम लोग को पूरा भरोसा था हैदराबाद में बीजेपी अब जरूर स्वीप करेगी ऐसा। जी डीके अरुणा जी, आप साबिक में मिनिस्टर भी रही हैं और आपको विरासत में ये सियासत मिली है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका है सियासत को लेकर। कहाँ देखती हैं आप बीजेपी को तेलंगाना में? चूंकि ये तो एक लोकल इश्यूज पर लड़ा गया इलेक्शन था, लेकिन इसको नेशनल इलेक्शन बना दिया गया था, तो कितना लोगों तक आप पहुंच पाए हैं और आगे इलेक्शन पर कितने असर पड़ेंगे तेलंगाना में? जरूर जरूर। तेलंगाना में ना अभी तो लोग पूरा चाह रहे कि तेलंगाना में भी बीजेपी आना है जी। ये पूरा नरेंद्र मोदी जी जैसे पार्लियामेंट में जी। इतना ये 4 सीट यहाँ तेलंगाना से जीती है जी। तो तेलंगाना के उसके बाद में जो इलेक्शन आया, दुब्बा कैसे शुरू हुआ, जी। हर लोग चाह रहे कि गवर्नमेंट ने जो लोगों को इलेक्शन के प्रोमिसेस दिए, वो प्रोमिसेस के बदले में कुछ भी आज तक कुछ किया नहीं। कुछ खाली इलेक्शन जब आता है तो कुछ न कुछ प्रॉमिस करते हैं लोगों को, कुछ न कुछ ऐसे ये करने के लिए, धोखा करने के लिए बातें बोलती है, मगर कुछ करते ही नहीं। फील्ड में, क्षेत्र में कुछ होता ही नहीं। खाली ये लोगों का मीडिया का बहुत ज्यादा ये चलाते हैं जी। ऐसे कि टीआरएस की जैसा कोई गवर्नमेंट चलाने वाला ही नहीं है जी। मगर क्षेत्र में बिल्कुल अलग है। पूरे लोग इसके एकदम बेजार हो चुके हैं। इसीलिए वो दुब्बाका का मतलब वो तो केसीआर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में है, उसी के डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल। वहाँ के लोग जब ये निर्णय ले सकते हैं तो तेलंगाना के पूरा लोगों का निर्णय भी यही होता है। यही वही सोच है, पूरे लोग सबका सोच यही है। लेकिन अरुणा जी, केटीआर ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट से दूसरे मुद्दे की तरफ भटका नहीं रहे हैं।
डेवलपमेंट हमने किया है, हम 100 काम बता देंगे, बीजेपी एक काम बता दे तेलंगाना में। बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना मदद करनी है स्टेट नहीं, आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन उनका 2 सवाल थे। टीआर ने 2 सवाल किए थे मैडम, गौर से सुन लीजिए। एक ये था कि जब हैदराबाद को जरूरत थी, सैलाब आया, बारिश हुई, परेशान थे लोग, तो बीजेपी कहां थी? ठीक है। दूसरा, जीएसटी का जो अमाउंट है हमने कितना दिया और सरकार ने हमको कितना वापस किया, यानी किसी लेवल पर तेलंगाना सरकार को बीजेपी, मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। ये इल्जाम वो हर जो है इलेक्शन में, कैंपेनिंग में कर रहे थे, उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही थी। नहीं, बिल्कुल दे पा रही है, कैसे नहीं दे पा रही है, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल दिए, उसके जवाब 100 बार दिए हैं। क्या तेलंगाना के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, 100 बार हिसाब दिया है। ये लोगों का ये आदत पड़ गया है कि जब भी इलेक्शन आता है, जब भी कुछ जरूरत पड़ती है, लोगों में इनका चेहरा दिखाने के लायक नहीं है तो बीजेपी के ऊपर गिर पड़ते हैं। इनके आदत हो चुका है। इनके ही बातों में पहले सुन लेना, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मदद मिला, कितनी नरेंद्र मोदी जी ने इतना मदद किया। ये दोनों बाप बेटे ने इससे पहले जो बात करे वो भी एक बार रिकॉर्ड एक बार सुन लेना चाहिए जी, क्योंकि पूरे जब बारिश, हैदराबाद में इतनी बड़ी बारिश हुई, घरों में पानी आया, केसीआर कहाँ गया? कहाँ गया? हमारे पूरे बीजेपी के जो लीडर्स थे, हम पूरा हर जगह गए, हर एरियाज में जहाँ पानी आया वो एरियाज में विजिट करें, वहाँ के पूरे लोगों का प्रॉब्लम है, हमारे कार्यकर्ता पूरा उसके साथ में रहे, उसको पूरी तरह मदद किए। लेकिन जब आपने ये सवाल किया था कि सीएम कहाँ है, तो केटीआर ने जवाब दिया था कि मैं जिम्मेदार हूं जीएचएमसी का, मैं मिनिस्टर हूं, मैं लीडर हूं, और दीगर लीडर भी उनके साथ है, मेयर, डिप्टी मेयर, और खुद केटीआर देख रहे थे सारी चीजों को, और इलाके के लीडरों को लेकर, जो भी दूसरी पार्टी के हैं उनको लेकर। तो ये कहना कि सिर्फ केसीआर पर सवाल उठाना, क्या केसीआर की सरकार के लोग देख रहे हैं तो केसीआर को रिपोर्ट भी तो दे रहे हैं? नहीं, हैदराबाद में जो रहते हैं केसीआर, कहाँ तो हैदराबाद में प्रगति भवन में जो बैठते हैं, अगर एक जगह मुख्यमंत्री जी जाके विजिट करने से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इतनी बड़ी आपत्ति आया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाके वो विजिट करे, उनको भरोसा दिलाए कि हम लोग पूरा आपके साथ में हैं? वो भरोसा दिला नहीं सकते। वो बोलता है कि हमारा बहुत बिजी रहते हैं सीएम। जब लोग इतनी आपत्ति में हैं, उसको पूछ नहीं सकते, उससे ज्यादा बिजी क्या हो सकता है जी? इतनी बड़ी आपत्ति जब लोगों में आपका सवाल, आपके इसी सवाल, आपके बीजेपी के इसी सवाल पर टीआरएस ये कहती है कि चलिए ठीक है, सीएम ने नहीं आए, टीआरएस के दीगर लीडर केटीआर गए, दूसरे लीडर भी गए, लेकिन ये इल्जाम भी बीजेपी पर लगा कैंपेनिंग के दौरान कि देखिए हम तो पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें इंस्टेंट मदद दे रहे थे 10,000 रुपए की, उसको भी बीजेपी ने रुकवा दिया। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है, बहुत झूठ बात है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी कहीं एक उसके बारे में कहीं शिकायत नहीं की, कहीं कंप्लेंट नहीं की, वो फेक लेटर वो निकाल के ना इसके जवाब भी नहीं दे पाए आज तक मुख्यमंत्री जी ने। और अगर ये लोग चाहते थे सबको ये 10,000 मिले तो इलेक्शन उतने पहले लाने की जरूरत क्या थी? फरवरी तक टाइम था जी, फरवरी तक टाइम था। अभी इमीडिएटली इलेक्शन लाने की, डेट्स अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? एक तरफ बोलते हैं कि आप लोग मी सेवा में अप्लाई करो और इमीडिएटली नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन देते हैं। नोटिफिकेशन देने का हाथ किसके हाथ में? मुख्यमंत्री के हाथ में है जी। अरे वो लोग तो नोटिफिकेशन दिए, पूरा लोग हेल्प करने के बाद 10,000 एक घर में पहुंचाने के बाद वो इलेक्शन नोटिफिकेशन देना था जी। कौन पूछे थे उसके इलेक्शन उससे पहले जाने के लिए जी? गलतियां। अरुणा जी एक चीज और जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको कहीं लगता है कि केसीआर, टीआरएस ने जिस तरह से इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन पहले करवा लिया था, उन्हें लगता है कि जीएचएमसी इलेक्शन भी पहले जल्द से जल्द करवाएं और देखें अपनी ताकत कितनी है? कहीं ऐसी कोशिश तो नजर नहीं आई जिसमें आप लोग भी अचानक कूद पड़े फिर? यस, वो पहले इतने ये सोचते हैं कि हम लोग कोई प्रिपेयर ना हो, कोई अपोजिशन वाले कोई प्रिपेयर ना हो, वो लोग पूरा तैयारी करके अदर पार्टी तैयार होने से पहले वो लोग इलेक्शन चले जाते हैं, उनकी आदत हो गई है। लास्ट इलेक्शन में भी ऐसे ही गया था जनरल इलेक्शन पे, अभी भी वही उनका सोच वही था कि लोग प्रिपेयर ना हो जी, प्रिपेयर ना हो। इमीडिएटली अगर अपन इलेक्शन गए तो दुब्बा का जो रिजल्ट है उसका इफेक्ट भी यहाँ हैदराबाद में, इसीलिए आपने पूरा जोर लगा दिया। इसीलिए क्यों वो लोग चाहते थे कि हैदराबाद के लोग चाहते थे कि बीजेपी आए जी, तो हम लोग पूरा खुद बड़े की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पे बीजेपी
नेक्स्ट जो लोग सोच रहे हैदराबाद में नहीं, पूरा तेलंगाना में सोच रहे कि बीजेपी तेलंगाना टीआरएस पार्टी के लिए कोई लड़ने की ताकत है, वो खाली बीजेपी पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, आपने हमसे तफसील से बात की। अभी नतीजे आएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कहां पर है, ऊंट किस करवट बैठा है, पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और मैदान में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पड़े। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।